आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों बायोट-सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन ही स्टार्ट करेंगे। उसका दूसरा एप्लीकेशन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। आ जाइए स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अगर मेरे पास एक लंबा सा वायर है, तो आपको पता है कि वायर है तो वायर से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक यूनिट नॉर्थ पोल ले जाके रख दे रहे हैं। क्या ले जाके रख दे रहे हैं? यूनिट नॉर्थ पोल ले जाके रख देंगे, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, एक मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्थ पोल का एक मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड? दो। तो क्या होगा? दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा मतलब वहां पे फोर्स लगेगा। ठीक है, हमको वही फोर्स क्या करना है? पता करना है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर। मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है और इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट? आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस वायर से किसी परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ए पर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं पी। इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पता करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पता करना है का मतलब है इस पॉइंट पी पे हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल ला के रखा है। इस यूनिट नॉर्थ पोल पे हमको क्या पता करना है? फोर्स पता करना है। और हम लोग एक बात जानते हैं कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर करंट एलिमेंट वेक्टर। छोटा सा लेंथ के लिए ही एप्लीकेबल है ये वायर तो बहुत बड़ा है ना। तो अगर हमको पूरे के पूरे वायर के लिए निकालना होगा, तो पहले हमको छोटे पार्ट के लिए निकालना होगा और बाद में उस छोटे पार्ट को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर क्या होगा? पूरे के पूरे वायर के लिए मिल जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम एक लेंथ कंसीडर करते हैं डीएल। कितना लेंथ? डीएल। और इस डीएल लेंथ से इस पॉइंट की जो दूरी है, ये हम मान लेते हैं कितना है? आर है। ठीक है, तो देखिए ये करंट एलिमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। करंट एलिमेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल है, इस एंगल पे भी ये डिपेंड करता है। इस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ठीक है, अगर हम इस लेंथ के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बता दें, मान लेते हैं कि डीबी है। अगर हम डीबी का वैल्यू निकाल लें, अगर हम डीबी का वैल्यू निकाल लें, तो हम इस पूरे वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? ठीक है, देखेंगे इधर। आई क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू थ्रू स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ठीक है, स्मॉल ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम स्ट्रेट लॉन्ग वायर, स्ट्रेट लॉन्ग वायर। डीबी क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंडक्शन एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम करंट एलिमेंट वेक्टर, फ्रॉम करंट एलिमेंट वेक्टर ऑफ लेंथ डीएल। ठीक है, और थीटा हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। ठीक है, हम लोग जानते हैं थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन करंट
एलिमेंट वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। ठीक है, हम लोग को पता है, वी नो दैट बीएसएल क्या बोलता है, बार्ट-शेवर्ट्स लॉ, कि dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अभी समझिएगा कुछ बात, है ना। यहाँ पे DL, ये जो लेंथ है, ये तो वेरिएबल है ही है, क्योंकि ये वेरिएबल है, तभी इसको फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं, है ना। तो DL क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। अगर हम लोग इस लेंथ DL को यहाँ ना लेके यहाँ पे कहीं पे ले लेते, तब क्या होता, क्या होता, तो यहाँ से यहाँ R का वैल्यू चेंज हो जाता, मतलब DL का पोजीशन चेंज करेंगे तो R चेंज हो जाएगा, मतलब R क्या है, वेरिएबल है, हाँ या ना। तो कितना वेरिएबल हो गया अभी, 2। जैसे R यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिएगा तो एंगल भी तो चेंज हो जाएगा, हाँ या ना, मतलब थीटा भी क्या है, वेरिएबल है। अब देखिए, इस इक्वेशन में DL भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और R भी वेरिएबल है। आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है और आपने कभी भी एक बार में 3 वेरिएबल को इंटीग्रेट नहीं किया होगा, नहीं ना किए हैं, ठीक है। तो एक बार में हमारा 3 वेरिएबल इंटीग्रेट नहीं होता है, तो हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि ये 3 वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। समझ में आ रहा क्या बोले, इस 3 वेरिएबल को क्या करें, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे, तो फिर एक वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेट करना हमको क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, है ना, ये वाला लाइन और ये रेडियस वेक्टर के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये कितना है, फाई है, ठीक है। अब सिंपल सा चीज समझिएगा, हम यहाँ से बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, तो ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को N बोल दीजिए। देखेंगे इधर, जब आपको हॉरिजॉन्टल से DL देखना है तो आप कितने एंगल मुड़ रहे हैं, फाई एंगल मुड़ रहे हैं, हाँ या ना। आप इस हॉरिजॉन्टल से इस वायर का एंड भी तो देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं ना। तो आप जो है अपना एंगल चेंज कर सकते हैं। वायर का बिल्कुल बॉटम देखने के लिए, वायर का बिल्कुल बॉटम देखने के लिए आपको कोई एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने ये जो एंगल देखा है बिल्कुल बॉटम हॉरिजॉन्टल से आप देख रहे थे, ये एंगल कितना है, फाई 1। तो आप क्या किए, यहां से यहां तक आप पूरा लेंथ कवर अप कर लिए, कितने एंगल से, फाई 1 एंगल से। बिल्कुल इसी तरह से इधर देखिए, अगर आपको इस वायर का बिल्कुल टॉप देखना है, ये हॉरिजॉन्टल है, टॉप देखना है, तो आपको इस तरह देखना पड़ेगा, किसी एंगल को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम ये जो एंगल प्रोजेक्ट किए, इस एंगल को मैंने बोल दिया कि ये कितना है, फाई 2। ये एंगल कितना है, फाई 2 है। समझेंगे बात अभी, है ना। हॉरिजॉन्टल से फाई 1 एंगल इधर देखे, फाई 2 एंगल इधर देखे, तो पूरा का पूरा वायर हम कवर कर लिए ना, ठीक है। हम करेंगे क्या कि इन सब को इस फाई में वैरी करवाएंगे, फाई में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और एंगल से इसका लेंथ हम क्या करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो DL है, ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, यहाँ से DL का जो लेंथ है, दूरी है, ये कितना है, L है, ठीक है। N से यहाँ इसका दूरी कितना है, L है। मान लेते हैं इसको भी कुछ Q बोल देते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा PNQ, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम आपको ये बोले कि बच्चों फ्रॉम राइट ट्रायंगल PNQ, आप बताइए थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना होगा, थीटा प्लस फाई का वैल्यू 90 डिग्री होगा, हाँ या ना, ठीक है। क्योंकि एक एंगल तो 90 है ही है, तो ट्रायंगल का 3 एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर एक 90 है तो बचा हुआ दोनों का सम कितना होगा, तो थीटा प्लस फाई को क्या लिख सकते हैं, 90। फाई को उधर कर देंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस फाई। यहाँ पे आपके पास साइन थीटा है ना, दोनों तरफ साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस फाइव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस फाइव कितना होता है बाबू, कॉस फाइव हो जाएगा, हाँ या ना, 90 पे चेंज हो जाता है ना, तो साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस फाइव। ये थीटा को फाइव में कन्वर्ट कर दिए,
एक का कन्वर्जन हो गया। दूसरा इसी ट्रायंगल से नाउ अगर हम आपको बोले कि बताइए बच्चों tan फाई कितना होगा, तो tan क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। tan क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर आप फाई लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर बोले तो QN और बेस बोले तो PN। ठीक है, यही होगा ना। बताइए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना लिखे हैं आप लोग, L। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, L, और बेस का कितना है, A। तो L इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, A tan फाई। tan फाई है ना, थीटा नहीं फाई है। ठीक है, तो A tan फाई। अच्छा आपको L चाहिए या DL चाहिए, DL मतलब छोटा लेंथ, DL मतलब बड़ी चीज को छोटा करने के लिए डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, किसके रेस्पेक्ट में हमको इसको दिखाना है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज करना है, फाई के रेस्पेक्ट में ना। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू फाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू फाई क्या आ जाएगा बच्चों, dl by d phi, this is equal to d by d phi of a tan phi। ये तो dl by d phi ही रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, tan phi का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर phi, d phi को उधर भेज दीजिए तो dl इक्वल टू कितना आ गया, a sec स्क्वायर phi इंटू d phi। dl भी कन्वर्ट हो गया phi में, हाँ या ना। ऐसा कन्वर्जन करेंगे कि एक का वैल्यू चेंज करे तो तीनों अपने आप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, इसके बाद नाउ अगर हम आपसे पूछे, बात नहीं, अगेन अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बच्चों cos फाई क्या होगा, तो बता सकते हैं आप लोग। cos फाई बोले तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बोले तो PN, हाइपोटेन्यूज बोले तो PQ, यही होगा ना। तो cos फाई अगर हम बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, PN बाय PQ। PN का वैल्यू आप लोग कितना लिखे हैं, तो cos फाई इज इक्वल टू PN का वैल्यू कितना है बाबू, A है, और PQ का वैल्यू R को इधर cos फाई को इधर करेंगे, R इज इक्वल टू A बाई cos फाई हो जाएगा। अच्छा 1 बाई cos को आप लोग क्या लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A sec फाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे थीटा भी फाई में कन्वर्ट हो गया, DL भी क्या हो गया, फाई में कन्वर्ट हो गया, और I भी किस में आ गया, फाई में आ गया। ये तीनों वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन 1, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन 1, पुट करके देखिए तो क्या मिल रहा है आप लोगों को, आपको मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कितना I इंटू डेल के लिए, DL के लिए क्या लिखेंगे, A sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, cos फाई डिवाइडेड बाई R के लिए क्या लिखेंगे, A sec फाई का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I A sec स्क्वायर फाई इंटू cos फाई इंटू डी फाई, लिख सकते हैं ना ऐसे, डिवाइडेड बाई A स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। देखिए तो ये sec स्क्वायर फाई, ये sec स्क्वायर फाई कट जाएगा, कट गया, A के यहाँ से A के यहाँ से कट जाएगा, कट गया, क्या बच गया आपके पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A इंटू कितना, cos फाई डी फाई। अब देखिए आपके पास वेरिएबल कौन है, फाई है, वेरिएबल कौन है आपके पास, फाई है। हम लोग यहाँ पे छोटे एंगल डी फाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल लिए हैं, ये जो आपको दिखाए थे हम, ये छोटा सा एंगल डी फाई बना रहा है, तो डी फाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल लिए हैं। अगर हमको बड़े एंगल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग,
नाउ इंटीग्रेटिंग, देखिए इधर देखिए प्लीज बात नहीं कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, cos फाइव इंटू डी फाइव का, कहां से कहां तक, तो आप देखेंगे फाइव का वैल्यू कहां, किधर से किधर लिए हम लोग, देखिए जब हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहे हैं तो कितना है 5-1 है, नीचे की तरफ जा रहे हैं कितना है 5-1 है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं कितना है 5-2 है, ठीक है। एंटी क्लॉक को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और क्लॉक को हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे कहां से कहां तक इसका इंटीग्रेशन होगा बाबू, फ्रॉम -5-1 टू 5-2, याद रहेगा। अब बताइए डीबी का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, कॉस पाई का क्या होता है बच्चों साइन फाई, कॉस पाई का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन फाई, कहां से कहां तक -5-1 से 5-2 तक, यही होगा ना। अब क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन, पहले अपर लिमिट कितना है 5-2 माइनस, फिर कितना आ जाएगा साइन -5-1 आ जाएगा, ये यही होगा ना, और साइन -5-1 इक्वल टू साइन -5-1 इक्वल टू माइनस साइन 5-1, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन 5-2, ये माइनस और इसको लिख सकेंगे माइनस साइन 5-1, यही होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 5-1 प्लस साइन 5-2, और यही एक्सप्रेशन है फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, याद रहेगा। 5 नंबर का सवाल है ये, कितने का 5 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत ज्यादा ही, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग के केस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छा से पढ़ के ही जाना है चाहे कुछ हो जाए, कॉपी कीजिए इसको, हाँ बंद कर दे इसी
चलिए देखेंगे स्पेशल केस, एग्जाम में आएगा तो यहाँ तक बना के आना है ना। अब सुनेंगे स्पेशल केस के बारे में, देखेंगे इधर। अगर ऐसा हो जाए केस 1, इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है तब हम लोग क्या करेंगे, है ना। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये वायर है, यहाँ पे पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला एंगल को φ2 बोले और ये वाले एंगल को क्या बोले थे, φ1 बोले थे। यही बात बताया आप लोग को, है ना। देखिए तो जैसे वायर का लेंथ बढ़ाएंगे ये वाला एंगल बढ़ जाएगा ना, दोनों एंगल बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे एंगल और बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर हम इसको बढ़ा बढ़ा के इनफाइनाइटली लॉन्ग कर दें तो ये एंगल बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरह से ये एंगल ही बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के कितना हो जाएगा, 90। मतलब कि अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो φ1 भी 90 डिग्री हो जाएगा और φ2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वहां पे पुट करेंगे तो B इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोगों को, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A। साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, और ये 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I बाई A। ये आ जाएगा जब वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, तब बीच में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई A। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा केस आता है, इसमें दूसरा केस आता है केस 2। केस 2, if point P, if point P lies near any one end of straight long wire। देखिए देखिए प्लीज, if point P lies near any one end of straight long wire, तो मान लीजिए ना कि ये आपके पास स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, any one end of infinitely long wire, infinitely long wire, if point P lies near any one end of infinitely long wire। देखिए infinitely long है ये वायर मान लीजिए, और किसी भी एक एंड के नजदीक ये पॉइंट P है ना। तो ये वायर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये वाला एंगल तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा, 90। लेकिन वायर का नीचे तो कोई हिस्सा है ही नहीं, तो नीचे तो आपको एंगल बनाना नहीं पड़ेगा, तो नीचे वाला एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे φ1 का वैल्यू मान लीजिए 0 है और φ2 का वैल्यू क्या है, 90। ठीक है, तो आपको कितना आ जा रहा है, ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A इंटू कितना, साइन 0 प्लस साइन 90। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A। अब एक चीज देखिए, है ना, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एंड के कंपैरिजन में बीच में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। बताइए तो एंड के कंपैरिजन में बीच में कितना है, ये जो वैल्यू है ये तो एंड वाला है, एंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई किए तो बीच में कहीं पे मिला, हाँ या ना। तो हम बोल सकते हैं कि बीच में कहीं पे 2 टाइम्स होगा एंड वाले के, हाँ या ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो एंड जो बीच में है वो एंड के कंपैरिजन में कितना होगा, तो याद रहेगा, कॉपी कीजिए।
डाल देंगे डाल देंगे। अरे वेक्टर वाला कंप्लीट नहीं हुआ ना, उसको हम डालेंगे तो उसको डाल देंगे, आज से कल तक में डला जाएगा। चैप्टर 3 तक सारे लेक्चर का वीडियो आ गया है ऐप में। 4 का 1 से 2 दिन में पूरा आ जाएगा। जो भी लोग कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन, समझते हैं, है ना। बताएं। देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। देखिए ये वायर से करंट इधर से आ रहा आई, फिर ये करंट इधर जाएगा आई, फिर ये करंट इस वायर में जाएगा आई। तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। अब बताइए यहाँ पे वायर का कितना सेक्शन है टोटल। 3 सेक्शन। एक सेक्शन ये वाला स्ट्रेट, एक ये सेमी सर्कल, और एक ये स्ट्रेट। 3 सेक्शन हो गया। तो पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन तीनों के वजह से होगा। 1 के वजह से B1, 2 के वजह से B2, और 3 के वजह से B3। अब देखिए हम लोग तीनों का वैल्यू एक एक करके फाइंड करेंगे। पहले B1,
देखिए तो ये स्ट्रेट लॉन्ग वायर के एंड पे है ना ये वाला पॉइंट, एंड पे कितना बताए हैं, एंड पे सामने में और एंड पे पीछे में 0 बताए हैं, बगल में अभी बताए ना कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, हाँ या ना। देखिए ये वायर है ना, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट सामने 0, लेकिन अगल बगल भी तो होता है ना यार एंड के, तो अगर अगल बगल में निकालेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो r है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, b1 का वैल्यू मिल गया। ये अब सेमी सर्कल है, क्या बताए थे इसके लिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है, पाई, तो पाई पाई कट गया, क्या आ गया b2 का वैल्यू, b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4r। अब आ जाइए b3 पे, b3 का वैल्यू, ये भी वायर के एंड पे और साइड में है, ये भी तो रेडियस ही होगा ना, तो कितना लिखेंगे इसको, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अब यहाँ पे तीन तीन वैल्यू मिला, b1 भी है, b2 भी है और b3 भी है, और मैंने आपको बताया है कि दो या दो से ज्यादा वैल्यू मिले तो डायरेक्शन निकालना जरूरी है, ठीक है। और डायरेक्शन निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड पाम रूल का। थंब को किधर लेकर के जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में, थंब गया करंट के डायरेक्शन में, फिंगर के टिप को कहाँ लेके जाएंगे, पॉइंट ओ पे लेके गए, पाम किधर जा रहा, अंदर, मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर, अंदर बोले तो क्रॉस। अब इधर कीजिए, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहाँ निकालना है, पाम किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, क्या हो गया, क्रॉस। इसके वजह से भी निकालिए, हम उधर लेके गए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, पाम किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तीनों को सेम डायरेक्शन है, अगर तीनों का डायरेक्शन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b1 का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, b2 का वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, b3 का वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और प्लस कितना, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। देखो तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर को कॉमन भी ले सकते हैं, तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 2 बाई पाई और यहाँ पे 1, ये आपका आंसर हो, ठीक है। बना लेंगे इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। कल और बताएंगे ऐसा क्वेश्चन, है ना, ठीक है। कल इस तरह का और क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। आज का क्लास करीब समाप्त।